हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, हम लोग अपने इस क्लास में लोअर पीसीएस ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आपका सिलेबस पहले से डिसाइडेड है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं, ये सब कुछ आपको बखूबी पहले से पता है। ठीक है, और चूंकि हमने पहले क्लास में बताया भी था, तो आज अपने इस क्लास में हम लोग लोअर पीसीएस रिवीजन सीरीज के अंतर्गत देखा जाए तो इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपको जो एनसीटी कोर्स घटना चक्र के द्वारा संचालित की जा रही है, समसामयिक घटना चक्र के द्वारा, उसी के अंतर्गत ये क्लास संचालित की जा रही है। अब तक देखा जाए तो एनसीटी कोर्स में हम लोगों ने आपको यूपी स्पेशल कंप्लीट करा दिया है और कंप्यूटर जो है उसको कंप्लीट करा दिया है। यानी कि एक अच्छा खासा वेटेज, जहां से 35 नंबर के सवाल आने हैं आपके लोअर पीसीएस में, वो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जीएस की तरफ आगे बढ़ते हैं और जीएस की तरफ देखा जाए, जीएस के लिए पूरी टीम अपनी लगा के हम लोग जीएस का जो सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे। हमारी पूरी टीम आपको जीएस का जो सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, उसको पढ़ाएगी भी, रिवाइज भी कराएगी, पीवाईक्यू भी एनालिसिस करेगी और एडिशनल फैक्ट जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उन सब पे विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। ठीक है, तो आज अपने इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास विषय पर। ये इतिहास की पहली क्लास है और इतिहास से आपकी कक्षा, यहां पर देखा जाए इस कक्षा से बहुत से ऐसे फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, इस क्लास से आपको बहुत से ऐसे फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की पीवाईक्यू में आए हुए हैं और एडिशनल फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे। इस क्लास की विशेषता सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये लोअर पीसीएस रिवीजन सीरीज जो संचालित की जा रही है, इसकी विशेषता क्या है। विशेषता यह है कि यहां पर देखा जाए लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यूपी ट्रिपल एससी के जितने पीवाईक्यू हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी ने अब तक जितने भी सवाल पूछे हैं वो सारे के सारे सवाल आपके यहां से कवर हो जाएंगे। यानी कि एक तरीके से पूछा जाए, जितना ट्रिपल एससी का पीवाईक्यू है उसको हम कवर करेंगे, एडिशनल फैक्ट्स कवर करेंगे, साथ ही साथ उस टॉपिक को भी क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। ठीक, तो यही हमारी लोअर पीसीएस रिवीजन सीरीज जो आपको एनसीटी कोर्स हमारा संचालित किया जा रहा है उसी के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए एक एक कर चर्चा करते हैं। ये हमारी पहली क्लास है इतिहास पर और पहली क्लास में लोग प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, अब प्राचीन भारत का इतिहास जब देखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर इतिहास का जो विभाजन है कि किस प्रकार से देखा जाए, जो पुरातत्वविद थे उनके द्वारा, इतिहासकार थे उनके द्वारा देखा जाए तो इतिहास का विभाजन किया गया। ठीक है, अब यहां पर जो इतिहास का विभाजन है इसके बारे में चर्चा करें तो इतिहास का जो विभाजन है वो इतिहासकारों के द्वारा 3 भागों में किया गया। ठीक, कैसे किया गया है? सबसे पहले देखा जाए प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और यहां पर देखा जाए ऐतिहासिक काल। ये 3 कालखंडों में इतिहासकारों के द्वारा इतिहास को विभाजित किया गया है। ठीक है, अब पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए, पुरातात्विक साक्ष्य जहां पर देखा जाए पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही केवल इतिहास बताया गया, समझाया गया, वहां पर कोई उस टाइम पीरियड का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, उसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया। यानी कि केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए इस कालखंड का विभाजन किया गया। दूसरे नंबर पर बात करें तो आध्यात्मिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल वैसा काल होता है जहां पर देखा जाए लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो लिखित साक्ष्य तो है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। ठीक, तो ऐसा कालखंड आपको क्या याद आता है कि ऐसा कौन सा कालखंड है? देखा जाए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें तो मिली है, मोहरों पे कुछ अंकित भी है लेकिन वो क्या अंकित है हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उन मोहरों पर क्या चीज अंकित की गई है वो हम पढ़ नहीं पा रहे, तो उसको किसमें रखा गया? उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। एक प्राइम एग्जाम्पल मान सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल का हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक प्राइम एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चर्चा करें ऐतिहासिक काल क्या होता है। अब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखा जाए तो ऐसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है, उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है आसानी से, और देखा जाए जो पठनीय है, यानी कि जो इतिहास लिखा गया, जो लिखित इतिहास है जिसके बारे में हमको जानकारी है, अच्छी खासी जानकारी और लगभग पूरी जानकारी। जैसे अब चंद्रगुप्त मौर्य है तो मेगास्थनीज की इंडिका मिल जाती है, चंद्रगुप्त का जो प्रशासन था उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, चाणक्य के द्वारा देखा जाए जो अर्थशास्त्र लिखी गई उससे देखा जाए तो प्रशासन की जानकारी मिल जाती है। और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास आता है। मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारे राइटर ऐसे हुए जिनके द्वारा देखा जाए जो मध्यकालीन शासक थे उनके बारे में जानकारी विस्तार से मिल जाती है। तो ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझा दिया गया कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, अर्ध ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए जो प्रत्येक काल था उसका जो अध्ययन है वो अलग अलग साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। यानी कि हर कालखंड का जो अध्ययन किया जाता है वो अलग अलग साक्ष्यों के आधार पर किया जा रहा है।
चर्चा करें आगे तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल ही है, इसके बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं, आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ज्ञात होता है। यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल था इसके बारे में देखा जाए, जो इस काल का इतिहास है, इस काल के इतिहास के बारे में पूर्णतः जो जानकारी हमको मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। ठीक है, अब यहां पर पुरातात्विक साक्ष्यों में देखा जाए तो मानव कंकाल हो गया, उसके बाद में देखा जाए जो पुरातात्विक हथियार थे वो हो गए, साथ ही साथ गुफा चित्र हो गए। इन्हीं सब चीजों से हमको पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। आगे चले तो इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां पर कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चर्चा करें तो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया। यहां पर जो प्रागैतिहासिक काल था इसको मूल रूप से देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक, अब यहां पर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह हो जाता है कि प्रथम मानव जीवाश्म कहां से प्राप्त हुआ था। अब यह सवाल देखा जाए तो पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है, यूपी के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि मानव का प्रथम जीवाश्म कहां से प्राप्त हुआ, भारत में मानव जीवाश्म। ठीक है, भारत में मानव जीवाश्म सबसे पहले कहां से प्राप्त हुआ था, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो मानव जीवाश्म है, स्केलेटन है, ये कहां से मिला था, ये मिला था नर्मदा नदी की घाटियों से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में चर्चा करें, एक एक कर पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुरा पाषाण काल के बारे में। देखा जाए तो पुरा पाषाण काल जो था यहां पर बात करते हैं तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जो पुरा पाषाण काल था इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पुरा पाषाण काल, ठीक है, उसके बाद देखा जाए मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल या फिर उत्तर पुरा पाषाण काल। तो यहां पर जो पुरा पाषाण काल था उसको भी 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसके बाद में जो पुरा पाषाण काल था उसको भी देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, चर्चा करें आगे। भीमबेटका की गुफा चित्र मध्य पाषाण काल के ऐतिहासिक काल माने। यहां पर देखा जाए जो भीमबेटका की गुफा है वहां से जो चित्रकारियां मिली हैं, कुछ इस प्रकार के चित्र भी मिले हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के चित्र मिले हैं और ये सब देखा जाए कहां से प्राप्त हुए, ये सब प्राप्त हुए भीमबेटका से। और ये भीमबेटका वाला पॉइंट जो है ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये पॉइंट आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए एक खास पॉइंट जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो पहियों का प्रयोग हुआ था वो किस काल में हुआ था, जो पहिए है ना, ठीक है, यहां पर देखा जाए जो आदिमानव थे उनके द्वारा पहियों का प्रयोग, आदिम मानव जो थे उनके द्वारा पहियों का प्रयोग सबसे पहले किस काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो आपको यहां पर याद रखना है कि जो नव पाषाण काल था, नव का पाषाण काल में सबसे पहले पहियों का उपयोग होना शुरू हुआ था। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए खाद्यान्नों का उत्पादन तथा कृषि का प्रयोग नव पाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ। ठीक है, नव पाषाण काल जो था उसी में देखा जाए जो खाद्यान्न और कृषि, ठीक है, कृषि का सबसे पहला जो प्रारंभ था वो कहां से होता है, वो प्रारंभ होता है यहां पर देखा जाए नवपाषाण काल में। ठीक, अब यहां पर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ था, लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लहुरा देव से प्राप्त हुआ है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। चर्चा करें आगे तो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था, तो सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त जो अनाज था वो था जौ। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जौ, जिसको वैदिक काल में क्या कहा गया है, इसको यव कहा गया है। क्या कहा गया है वैदिक काल में, यव कहा गया है। और ये भी आपके देखा जाए तो पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ये पॉइंट्स ऐसे आप याद रखिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कंफ्यूज करने वाले। टोटली फैक्ट बेस्ड एग्जाम होता है। फैक्ट अगर आपको याद है तो आपकी जो सिस्टम है वो सीधे सही चल रहा है। अगर आपको फैक्ट नहीं याद है तो मामला थोड़ा सा गंभीर होने वाला है यूपी के एग्जामों में। ठीक है, तो इसी वजह से देखा जाए जो भी फैक्ट्स मैं आपको बताते चल रहा हूं इन फैक्ट्स को आप याद करते जाइएगा। चलिए आगे देखा जाए, आग द्वारा, मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग कब स्टार्ट हुआ था, तो यहां पर जो पुरा पाषाण काल था उसी काल में देखा जाए, पुरा पाषाण काल में ही सबसे पहले आग का आविष्कार मनुष्यों के द्वारा किया जाना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया पहिए का आविष्कार कब हुआ, और फिर उसके बाद में देखा जाए हमने देखा खाद्यान्नों का उत्पादन और कृषि का जो उपयोग था वो कब, मतलब कृषि कब से स्टार्ट हुई। साथ ही साथ में देखा जाए हमने देखा जो सबसे प्राचीनतम जो अनाज था वो कौन सा था जिसका उत्पादन शुरू हुआ, तो जौ था। और उसके बाद देखा जाए कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहुरा देव से प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं आगे और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। प्रागैतिहासिक प्रमुख स्थल और उनके साक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में अवस्थित है।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नवपाषाण युगीन जो प्राचीनतम बस्ती है वो कहां से प्राप्त हुई है, वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे देखा जाए पशुपालन का प्रारंभ कब होता है, तो पशुपालन का जो प्रारंभ है वो मध्य पाषाण काल से होता है। अब इसको आप रिलेट कैसे कर सकते हैं, इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, यहां पर देखा जाए जो पहियों का आविष्कार, जैसे कृषि है, ठीक है, अब कृषि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ, तो जाहिर सी बात है कि कृषि में मनुष्यों ने क्या किया कि जो बैल वगैरह थे ना, जानवर थे, उनका प्रयोग करना स्टार्ट किया, तो ये तो नवपाषाण काल में हो गया। अब मध्य पाषाण काल से रिलेट कैसे करेंगे, पहले क्या हुआ कि पहले उसने पालना, पशुपालन जो है पशुपालन शुरू किया। अब जब पशुपालना शुरू किया तो पशुपालन से देखा जाए, जैसे एक पशु आपने पाल लिया, अब आपके दिमाग में आएगा कि इसका कहां कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पशु पालना तो मध्य पाषाण काल में शुरू किया, लेकिन जब उनका यूज देखा जाए, उसके दिमाग में आया होगा कि उनका यूज कहां कहां करे, तो वो कृषि कर रहा था तो खेत जोतने के लिए लगा दिया। ठीक, तो मध्य पाषाण काल आपका हो गया पशुपालन, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, और नव पाषाण काल जो था यहां पर हो गया क्या, यहां पर हो गया कृषि। अब कृषि से आप रिलेट कर सकते हैं कि कृषि में पशुओं का प्रयोग, ठीक है, कृषि में पशुओं का प्रयोग होने लगा, तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से और बागौर जो भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, यहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये दो स्थल ऐसे हैं जहां से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मध्य पाषाण कालीन महदहा जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यहां पर देखा जाए हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि महदहा जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है यह कहां पर अवस्थित है। चूंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, ठीक है, लोअर पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के जो विशिष्ट स्थल है उनको आपको याद रखना होगा, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, मध्य पाषाण कालीन महदहा जो स्थल है यह प्रतापगढ़ में अवस्थित है, और यहां से देखा जाए क्या प्राप्त हुआ है, जो सींग है और हड्डी, सींग और हड्डी से निर्मित उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, और गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। यहां पर देखा जाए गर्त आवास, गर्त आवास का मतलब क्या होता है, गड्ढे में आवास, मतलब मान लो कि ये सरफेस है, ठीक है, और यहां पर देखा जाए किसी ने गड्ढे में घर बना रखा है, ऐसे सीढ़ी सीढ़ी करके घर बना हुआ है, और नीचे लोग रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नीचे उनका रह रहे हैं गर्त आवास, और ऊपर से क्या है, ऊपर से छप्पर ऊपर रख के ढक दिया उसको, इस प्रकार से गर्त आवास प्राप्त हुए। अब ये जो गर्त आवास है इसका प्राइम एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ गर्त आवास होते हैं। ठीक है, गर्त आवास अभी भी आप गांव में जाएंगे तो गांवों में देखा जाए कहीं ना कहीं आपको ये गर्त आवास देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से गर्त आवास होता है, और आपको समझाने के लिए देखा जाए जो भी पॉइंट्स लिखे हैं इनको समझाने के लिए पूरा पिक्टोरियल फॉर्मेट में पीपीटी आपके समक्ष बनाई भी गई है, ताकि चीजें आपको ना सिर्फ रटाई जाए, तैयार कराई जाए, बल्कि आपको विजुलाइज कराई जाए, ताकि आपके पूरे दिमाग में वो चीज स्थिर हो जाए कि हाँ कुछ इस प्रकार से होता है, ताकि आपको देर तक याद भी रहे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मानव कंकाल के साथ जो कुत्ते के कंकाल है वो कहां से प्राप्त हुए हैं, वो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। जो बुर्ज होम है ये कहां पर अवस्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और मानव के साथ कुत्ते के कंकाल यहां पर दर्शाए भी गए हैं, तो उसको आप देख भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो प्रागैतिहासिक कालीन भीमबेटका की गुफाएं हैं। ठीक है, इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, यह सवाल देखा जाए तो एमपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है, एमपीपीसीएस 2018 में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस 2016 में आया हुआ है, लोअर पीसीएस की परीक्षा जो हुई थी उसमें भी आया था 2021 की। ठीक है, तो यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो 1957-58 में देखा जाए वीएस वाकड़कर के द्वारा, वीएस वाकड़कर जो थे इन्हीं के द्वारा देखा जाए मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है ये, और यहीं पर देखा जाए भीमबेटका की खोज की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, और इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वीएस वाकड़कर के द्वारा की गई थी 1957-58 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब यहां पर हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में देख लिया, अधैतिहासिक काल के बारे में चर्चा करते हैं। अधैतिहासिक काल क्या होता है कि यहां पर देखा जाए लेखन कला जो थी इसका विकास हो चुका था, हड़प्पा सभ्यता जैसे आप मान सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता, तो लेखन कला का विकास तो हो चुका, लेकिन ये लिखा क्या है इसको हम पढ़ नहीं पाए अभी तक। ठीक है, लेखन कला का विकास तो हो गया लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए, इसीलिए इसको अधैतिहासिक काल कहा गया है। बात करें इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। इस काल के इतिहास की जानकारी है तो मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। यहाँ पर जो पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है उन्हीं स्रोतों के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि मनके पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए मनके बनाने की फैक्ट्री रही होगी,
यहाँ पर गर्त आवास पाए जाते हैं या फिर जो दुर्ग टीला है, नगर टीला है पाया जाता है, तो हम लोग वहां पर देखते हैं, सामाजिक स्तर उसकी पहचान करने का प्रयास करते हैं। मिट्टी है, मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइन बना हुआ है, तो सोचते हैं यहाँ पर देखा जाए मृदभांड बनाने की कारखाना रहा होगा। इस प्रकार से हम लोग अनुमान से यहाँ पर देखा जाए जो हड़प्पा कालीन स्थल है उनके साक्ष्यों के आधार पर उनके इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता को इसी कालखंड के अंतर्गत यानी कि आध्यात्मिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। चर्चा करें तो गौरिक और कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति भी इसी काल से संबंधित है। यानी कि देखा जाए जो लाल मृदभांड थे, ठीक, लाल मृदभांड और साथ ही साथ में जो कृष्ण लोहित यानी कि काले रंग के जो मृदभांड थे, काले मृदभांड, वो भी इसी कालखंड से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए खोज, उत्खनन और अन्य साक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल की पहली संक्षिप्त खुदाई कब की गई थी? तो यहां पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1872 से 73 के बीच में हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई करने का प्रयास किया गया था। और हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई कब हुई? तो यहां पर देखा जाए राय बहादुर दयाराम साहनी। अब यहां पर देखा जाए एक नाम राय बहादुर, राय बहादुर इनका नाम नहीं है। राय बहादुर क्या है? राय बहादुर ये उपाधि है। ठीक है, राय बहादुर उपाधि है, दयाराम साहनी इनका मूल नाम है, राय बहादुर इनकी उपाधि है। और 1920-21 में देखा जाए पहली व्यापक खुदाई करने का कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये पॉइंट आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है राय बहादुर दयाराम साहनी का भी और राखल दास बनर्जी का भी। यहां पर देखा जाए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बारे में तो आपने जान लिया कि हड़प्पा की खुदाई 1920-21 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई, जबकि जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। और मोहनजोदाड़ो जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं। चंद के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यह भी पॉइंट पूछा जा चुका है। चंद की खोज 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी। और यहां पर देखा जाए 1935-36 में अर्नेस्ट जे.एच. मैके, ठीक है, अर्नेस्ट जे.एच. मैके और एनजी मजूमदार, ये दो लोग थे। सबसे पहले एनजी मजूमदार के द्वारा चंद की खोज की गई, व्यापक खोज, यहां पर 1931 में। और उसके बाद देखा जाए दूसरी बार यहां पर जो चंद था इसका खोज करने का कार्य किसने किया? तो अर्नेस्ट जे.एच. मैके द्वारा किया गया था 1935-36 में। ठीक, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यहां पर देखा जाए, इसके बारे में चर्चा करें तो सुरकोटडा, जो सुरकोटडा है, यहां से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं सुरकोटडा से। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए राणा गुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। राणा गुंडई से क्या प्राप्त हुए हैं? घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और वहीं पर देखा जाए जो लोथर और मोहनजोदाड़ो से घोड़े की मृड मूर्तियां, यानी कि घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो लोथल और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। और चूंकि लोथल के बारे में आप जानते ही हैं कि लोथल देखा जाए तो एक बंदरगाह शहर था। ठीक है, बंदरगाह शहर था, यानी कि ये देखा जाए तो गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। व्यापारिक संबंध जो थे अन्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के तत्कालीन बंदरगाह नगर था ये। और इसका देखा जाए अन्य देशों के साथ जो संपर्क थे, मिस्र वगैरह के साथ जो व्यापार होता था वो यहीं से होता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए जो सिंधु सभ्यता है उसके नगरीय स्वरूप के बारे में चर्चा कर लें तो दक्षिण एशिया में प्रथम नगरीय समाज का उदय हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। यानी कि देखा जाए जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से देखा जाए तो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक काल देखा जाए तो एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता है। जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता एक प्रकार से देखा जाए तो ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता का उदाहरण है। लेकिन जो हड़प्पा है वो एक नगरीय सभ्यता का उदाहरण है। नगरीय सभ्यता का कैसे? यहां पर देखा जाए पूरी तरीके से जो सड़कें हैं उनका निर्माण हुआ, नालियों का निर्माण हुआ, ऊपर से दुर्ग टीला, फिर उसके बाद में जो जनसामान्य के लिए देखा जाए स्नानागार, और फिर उसके बाद में देखा जाए अन्य महत्वपूर्ण चीजें यहां से प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ बाजार के भी साक्ष्य यहां से मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो दक्षिण एशिया में प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है सिंधु सभ्यता को। आगे चर्चा करें तो इस सभ्यता के प्रमुख बड़े केंद्र जो शहरी केंद्र थे वो कौन कौन से थे? यहां पर बात करें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा। ठीक है, साथ ही साथ गढ़वेरी वाला, ये सब प्रमुख जो शहरी केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता के ये थे। ठीक है, यहां पर बात करें
लोथल और कालीबंगा महत्वपूर्ण हड़प्पाई नगर थे। ये पॉइंट याद रखना है कि लोथल और हड़प्पा जो कालीबंगा था ये भी महत्वपूर्ण हड़प्पाई शहर था। ये सवाल पूछा जा चुका है। सवाल आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है। पूछा क्या था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उनमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख हड़प्पाई स्थल है। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन सही था कि लोथल और कालीबंगा, तो वो पीवाईक्यू को भी यहाँ पर सम्मिलित कर लिया गया है। और खास बात यहां पर यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी यहां इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो कांसे के जो धातुकर्म थे उनके साक्ष्य भी मिलते हैं, और इसी वजह से देखा जाए तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। सवाल आपसे परीक्षा में पूछे ना हड़प्पा दे ना सैंधव सभ्यता दे, सीधे सीधे आपसे कांस्य युगीन सभ्यता दे तो कांस्य युगीन सभ्यता जब भी आपको देगा तो आपको तुरंत यहां पर समझ जाना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की जा रही है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पावासी ताम्र कांस्य धातुकर्म से परिचित थे, यानी कि देखा जाए तो यहां पर तांबे का और कांसे का जो धातुकर्म होता था वो भी हड़प्पा सभ्यता में होता था। तांबा, कांसा और सोने का प्रयोग स्पष्ट रूप से हड़प्पा सभ्यता से मिलती है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो सोने का, कांसे का और तांबे के साक्ष्य मिलते हैं। परीक्षा में आपसे सवाल पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपसे परीक्षा में सवाल पूछा, ठीक है, यहां पर देखा जाए परीक्षा में आपसे सवाल पूछ लिया। एक सेकेंड, मैं इसका थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं सवाल कैसे पूछेगा। सवाल पूछा आपसे, क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, ऑप्शन दे दे, लोहा, ऑप्शन बी दे दे, कांसा, ऑप्शन सी दे दे, और ऑप्शन डी दे दे यहां पर सोना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दे दे और सवाल ऐसे डायरेक्टली आपकी परीक्षा में पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया, तो कांसे का प्रयोग हुआ, ताम्र का हुआ, सोने का हुआ, लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व के आसपास में राजा नल के टीले से देखा जाए लोहे का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। चलिए, तो यहां पर इस प्रकार से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। ये आपके पीवाईक्यू का सवाल ही है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने देखा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सैंधव सभ्यता, मूर्तियां, अर्थव्यवस्था और तकनीकी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नृत्य करने वाली लड़की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जो नृत्य करती हुई नृत्यरत प्रतिमा है। और यहां पर देखा जाए इस बार जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबों में क्या किया गया कि पहले जब हम एनसीईआरटी में पढ़ते थे, यानी कि ओरिजिनली देखा जाए तो ये जो प्रतिमा है जो म्यूजियम में अवस्थित है, वहां पर भी ये जो नृत्य करती हुई लड़की है इसको ऐसे दर्शाया गया है कि ये एकदम नग्न अवस्था में है। लेकिन इस बार जो एनसीईआरटी की किताबें आई हैं, उन एनसीईआरटी की किताबों में देखा जाए तो एक चीज पैटर्न देखा गया कि इसको वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी की किताबें हैं नई वाली, उन एनसीईआरटी किताबों में लेकर इस चीज को लेकर भी बवाल ठना हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार से देखा जाए तो जजेस को लेकर जो जुडिशरी भ्रष्टाचार था उसको लेकर एक टाइम पे मामला चल रहा था एनसीईआरटी के बीच में, और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था, किताबें जो छपी थी इस पर बैन कर दिया था। उसी प्रकार से देखा जाए कुछ छेड़खानी यहाँ पर जो इस नृत्यरत लड़की है इसके साथ भी हुआ है। चलिए, और ये कहां से प्राप्त हुई है प्रतिमा, ये प्रतिमा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुजारी राजा की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यहां पर देखा जाए ये पुजारी राजा है ना, कुछ इस प्रकार से आपने एनसीईआरटी में पढ़ी भी होगी, जब आप क्लास 7th 8th में थे तो सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ, अगर कुछ नहीं भी याद है तो ये प्रतिमा जरूर याद होगी। ठीक है, आपको इसको एनसीईआरटी किताबें आपने देखी होगी। तो यहां पर याद रखना है कि कहां से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आगे चर्चा करें। डांसिंग गर्ल प्रतिमा का निर्माण मोम लोपी ढलाई, यानी कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग जो प्रणाली थी इसके माध्यम से होता है। ठीक है, लास्ट वैक्स कास्टिंग सिस्टम जो था उसी के द्वारा देखा जाए इसकी ढलाई की गई थी। आगे चर्चा की जाए।
सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थी। यानी कि जो सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था थी वो मूल रूप से देखा जाए कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थी। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। कालीबंगा से मृणपट्टिका के दोहरे सींग वाले देवता का अंकन मिलता है और मोहनजोदड़ो से भी ऐसे ही देवता का चित्रांकन मिलता है। यानी कि देखा जाए तो सींग वाले देवता का चित्रांकन कहां से मिलता है, तो ये कालीबंगा से मिलता है और ऐसा ही कुछ कुछ जो शील्ड है वो मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, पीवाईक्यू में पूछा गया है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। यहां खंबात की खाड़ी से, यह खंबात की खाड़ी क्षेत्र में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा किस नदी के किनारे, तो यह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था और एक बंदरगाह शहर था। आगे चर्चा करते हैं। अहमदाबाद जिले गुजरात में भोगवा नदी के समीप स्थित लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर SR राव के द्वारा 1954 में की गई थी। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लोथल है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, SR राव के द्वारा की गई थी। आगे चर्चा करते हैं। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यहां पर देखा जाए धौलावीरा जो नगर था ये 3 भागों में विभाजित था। आमतौर पर जो हड़प्पा नगर थे वो 2 भागों में, एक देखा जाए तो जो ऊंचाई पर होता था उसको दुर्ग टीला और जो नीचे ढाल पर होता था उसको नगर टीला कहा गया। ठीक है, नगर टीला और दुर्ग टीला, इस प्रकार के हड़प्पा शहरों में 2 प्रकार से डिवीजन थे। लेकिन एकमात्र शहर धौलावीरा ऐसा था जहां पर देखा जाए जो नगर थे इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था, 3 भागों में बटा हुआ था और ये गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। धौलावीरा जो है ये कच्छ जिले में अवस्थित है और इवन देखा जाए तो यूपीएससी 2022 में धौलावीरा से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित सनौली एक महत्वपूर्ण हड़प्पन स्थल है। यहां 2004, 2005 में और 2005-06 में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सनौली है यहां पर देखा जाए उत्खनन कार्य जो प्रारंभ हुआ था 2005 से 2006 के बीच में किया गया और ये कहां पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। आगे चर्चा करते हैं। बनावली हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर है और यह हरियाणा के प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे तल में अवस्थित है। यानी कि जो बनावली है ये कहां पर अवस्थित है, ये हरियाणा में। ठीक है, और यहां से देखा जाए जो हल है, मिट्टी के बने हुए हल है उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के हल। ठीक है, मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बनावली से। चलिए आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिनके बारे में सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब इनके बारे में चर्चा करें एक एक कर। चर्चा की जाए तो नवीनतम खोजों के आधार पर प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत लहुरा देवा है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ये आपके SSSC के PYQ है, जितने भी यूपी SSC के जो PYQ हैं उन पे अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सवाल यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, और यहां से देखा जाए 8000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी कि देखा जाए चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, लहुरा देवा से प्राप्त हुआ है। लहुरा देवा किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत आता है और उत्तर प्रदेश का प्रमुख देखा जाए तो प्राचीनतम प्रागैतिहासिक कालिक स्थल है। आगे चर्चा करते हैं। नवदा टोली कहां पर है, तो नवदा टोली यहां पर देखा जाए मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। नवदा टोली कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में आता है और इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, HD संकालिया और SB देव के साथ साथ में ZD अंसारी के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, और यह इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाण कालिक स्थल है और इसकी तिथि देखा जाए 1500 से 1300 ईसा पूर्व मानी जाती है। 1500 से 1300 ईसा पूर्व में मानी जाती है नवदा टोली का जो टाइम पीरियड है वो। और ये जो महाद्वीप है, जो यहां पर बात करें भारतीय महाद्वीप, ये सबसे, ठीक है, इसका सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाण कालिक स्थल है। चर्चा करें तो कालांतर में तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को जो होते थे उनकी भाषा को हिंदवी कहा। यानी कि जो तुर्क थे, तुर्कों के द्वारा जो सिंधु था ना, सिंधु के पूर्व में, सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे उनकी भाषा को क्या कहा, उनकी भाषा को हिंदवी कहा। ठीक है, और यहाँ के लोगों को क्या कहा, यहाँ के लोगों को हिंदू कहा और भूमि को क्या कहा, भूमि को हिंदुस्तान कहा। आगे चर्चा करें। ऐतिहासिक काल की जानकारी हेतु साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी लेखकों का वर्णन प्रमुख स्रोत है। कि इतिहास देखा जाए, हमने अभी तक प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि प्रागैतिहासिक काल के क्या क्या साक्ष्य है। फिर उसके बाद में हमने हड़प्पा कालीन जो स्थल है ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पर देखा जाए महत्वपूर्ण हो जाता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो क्या क्या है, वो यहाँ पर देखा जाए जो साहित्यिक स्रोत है
पुरातात्विक स्रोत है तथा विदेशी लेखक है, उनके जो प्रमुख वर्णन है, उनके वर्णन के आधार पर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर जो ऐतिहासिक साक्ष्य है वो यहाँ पर जुटाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में कुछ पॉइंट्स चर्चा कर लेते हैं, जो इसकी प्रारंभिक विशेषताएं थी उनको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार को साथ साथ प्रयोग किया। अब ताम्र का मतलब आप जानते ही हैं तांबा, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि तांबा और पत्थर दोनों को मिलाकर देखा जाए उनका साथ साथ प्रयोग करना स्टार्ट किया, उसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। और यहां पर देखा जाए इसको कैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। तांबे का प्रारंभिक प्रयोग औजारों के साथ साथ मन के आभूषण आदि बनाने में भी किया गया, यानी कि देखा जाए जो तांबा था औजार तो बनाए ही जाते थे, इसके साथ साथ में मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है, मनके जो होते हैं मनके भी बनाने का कार्य यहां पर तांबे और पाषाण को मिलाकर किया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जहां पर अहाड़ और गिलुंद है, साथ ही साथ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर मालवा, कायथा और एरण, तथा पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण तथा पूर्वी भारत है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल के जो प्रमुख साक्ष्य है वो कहां कहां से प्राप्त हुए? अहाड़, गिलुंद, फिर उसके बाद मालवा, कायथा, एरण, ये सब प्रमुख सभ्यताएं हैं। मालवा सभ्यता, एरण सभ्यता, कायथा जो संस्कृति है, ये सब प्रमुख संस्कृतियां ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं। मालवा मृदभांड ताम्र पाषाण मृदभांडों का उत्कृष्ट माने जाते हैं। यहाँ पर जो मालवा मृदभांड है ये ताम्र पाषाण काल में जितने भी मृदभांड पाए गए हैं उनमें देखा जाए तो सबसे उत्कृष्ट मृदभांड माने गए हैं। मृदभांड का मतलब क्या होता है? ये है मृदभांड, सबसे उत्कृष्ट। और एक प्रकार से देखा जाए तो इनकी शार्पनेस बहुत ही शानदार है, इसी वजह से देखा जाए तो सबसे उत्कृष्ट किसको माना गया है? मालवा मृदभांड को माना गया है। और एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं कि दायमाबाद, ठीक है, जो दायमाबाद है ये जोरवे संस्कृति, जो जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा है। जोरवे संस्कृति के जितने भी प्रमुख स्थल थे ना, उन प्रमुख स्थलों में सबसे बड़ा कौन सा है? दायमाबाद है। दायमाबाद कहां पर पड़ता है? तो दायमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो जो सिंधु सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है दायमाबाद, दायमाबाद। और इसका संबंध देखा जाए जोरवे संस्कृति से भी है। चलिए अब यहां पर देखा जाए कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? जो अहाड़ है इसका प्राचीन नाम ताम्बवती था। क्या था? ताम्बवती था, यानी कि तांबा वाली, तांबा वाली भी इसको कहा गया है। चर्चा करें तो महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण में रखकर घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था, यानी कि जो घर होते थे उसके फर्श के नीचे मृतकों को दफनाया जाता था। ठीक है, और यहां पर देखा जाए जो उनका सिर है वो उत्तर और दक्षिण में रखा जाता है, यानी सिर जो होता था उत्तर में और पैर जो होता था वो दक्षिण में रखा जाता था। आज भी देखा जाए तो हिंदू परंपरा में यही होता है कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उत्तर दिशा में उसका सर रखा जाता है। ठीक है, और कहा यह जाता है कि उत्तर दिशा में देखा जाए जो उत्तरी ध्रुव है तो उसकी चुंबकीय शक्ति ज्यादा होती है, तो उत्तर दिशा में सिर रखने से क्या होगा कि उसकी जो स्मृति है, स्मृतियां उसके दिमाग से मतलब वो हो जाएंगी, इरेज हो जाएंगी। इसी वजह से देखा जाए तो उत्तर दिशा में उसका सर रखा जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। कायथा में मृदभांडों को प्राक हड़प्पन तथा हड़प्पन संस्कृति का प्रभाव दिखाई दे। कायथा से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं यहां पर देखा जाए तो उन मृदभांडों से जो प्राक हड़प्पा और हड़प्पन संस्कृति है उस संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। ये पॉइंट पूछा जा चुका है आपके यूपी के पीवाईक्यू में। ठीक, ये यूपी के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। और वस्त्रों के लिए देखा जाए कपास का उत्पादन सबसे पहले कहां पर हुआ था? ये पॉइंट भी आपके पीवाईक्यू पूछा गया है कि कपास का सबसे पहले उत्पादन कहां प्रारंभ हुआ था? तो कपास का सबसे पहले उत्पादन जो था ये भारत में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने अभी तक देखा जाए तो ऐतिहासिक काल जो था उसके बारे में चर्चा की। अब वैदिक सभ्यता पे चर्चा करते हैं। वैदिक सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आइए एक एक कर उनको देखते हैं। सबसे पहले वैदिक काल के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो वैदिक सभ्यता है इसके बारे में जो साक्ष्य होते हैं प्राप्त होते हैं। और जो वैदिक सभ्यता के निवासी थे उनको क्या कहा गया? उनको आर्य कहा गया है। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता है एक प्रकार से जिस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है ये एक प्रकार से देखा जाए तो ग्रामीण सभ्यता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या है?
हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, यहां पर बात करते हैं आर्यों का प्रसार जो था वो अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था, यानी कि आर्य जो थे वो अफगानिस्तान से लेकर और गंगा घाटी तक फैले हुए थे। ठीक है, चर्चा करें तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, तो जो आर्य शब्द यूज किया जाता था वो श्रेष्ठ या कुलीन के लिए यूज किया जाता था। बात करें तो वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा संस्कृत थी। चर्चा करें ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या थे, यहां पर बात करें तो वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? वेद है। जो वैदिक सभ्यता थी इसके जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? वेद है। और यहां पर देखा जाए वेदों के आधार पर ही इस युग का नामकरण जो था वो वैदिक युग किया गया। ठीक है, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी उसको वैदिक युग के नाम से जाना गया। और वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहां पर वैदिक कालीन संहिताओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वेद, ब्राह्मण, उनके अरण्यक और उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। सवाल यहां से आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, डायरेक्टली सवाल आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये सवाल ऐसे हैं कि ये लोअर पीसीएस में भी आए हैं। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद में देखा जाए यूपी पीसीएस में भी आए हुए हैं। ठीक, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं और अन्य जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है ना, आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो सारे एग्जामों में यहां से सवाल आए हुए हैं। अब देखा जाए तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी हैं। और इनके अरण्यक कौन कौन से हैं? अरण्यक देखा जाए कौन कौन से हैं? इनके अरण्यक है ऐत्रेय और कौशितकी, तथा इनके उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी ही हैं। आगे चर्चा करते हैं सामवेद, जिसको गायन वेद भी कहा जाता है। देखा जाए तो पंचाक्षरी मंत्र हो गया या फिर सारेगामा पाधा निसा, जो आप सप्ताक्षर हो गए, वो सब सामवेद से ही जन्मे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तांड और जैमिनीय है। अब यहां पे देखा जाए इसके अरण्यक कौन कौन से हैं, तो जैमिनीय और छंदोगर्णयक। ठीक है, जैमिनीय और छंदोगर्णयक जो है ये सामवेद के प्रमुख अरण्यक है। और साथ ही साथ में जो उपनिषदों की बात करें तो छंदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद जो है ये सामवेद से संबंधित है। और जो छंदोग्य उपनिषद है इसको सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक, एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं कि जो छंदोग्य उपनिषद है यहीं पर देखा जाए सबसे पहली बार श्री कृष्ण का उल्लेख, ठीक, वासुदेव पुत्र कृष्ण का उल्लेख, ठीक, सबसे पहली बार कहां से मिलता है? तो वो छंदोग्य उपनिषद से ही मिलता है। चलिए आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में बात करते हैं तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय है और शतपथ है। अब ये यहां पर देखा जाए तो 2019 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, 2019 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया था कि शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहां पर देखा जो तैत्तिरीय है, तैत्तिरीय अरण्यक, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भी यजुर्वेद से है। और यजुर्वेद के ही 2 यहां पर महत्वपूर्ण उपनिषद है। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 के आसपास है और यहां पर जो सबसे जो उपनिषद है महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। कठोपनिषद का संबंध किससे है? तो ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। आगे चर्चा करते हैं, हमारा जो अंतिम अथर्ववेद है इसके बारे में चर्चा करें तो गोपद ब्राह्मण, ठीक है, गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? ये भी आपके देखा जाए तो आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे, पीवाईक्यू जो आपने पढ़ी होगी उसमें देखा होगा कि गोपद ब्राह्मण पूछा जा चुका है कि किससे संबंधित है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है। यहां पर देखा जाए इसका कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है, लेकिन इसके उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, मंडूकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ठीक है, मंडूकोपनिषद यहीं पर देखा जाए सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है, जबकि मांडुक्योपनिषद जो है इसमें कहा गया है कि यज्ञ टूटी फूटी नौका के समान है। ठीक है, यज्ञ जो है टूटी फूटी नौका के समान है जो इस भव सागर से पार कराने में सक्षम है।
ठीक है, इसीलिए यहां पर देखा जाए ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और चूंकि देखा जाए यज्ञ से संबंधित प्रावधान है, उनका संबंध भी यहीं से मिलता है। ठीक, चलिए अब यहां पर एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना होगा कि जो मांडुक्य उपनिषद है ये सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडुक्य उपनिषद है, और यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान बताया गया है, जबकि जो मंडकोपनिषद है यहीं से देखा जाए सत्वयोजयते मिलता है। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछे गए हैं, उनके बारे में आइए देख लेते हैं। यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य कृति है, यानी कि यजुर्वेद जो है ये आंशिक रूप से गद्य कृति है। यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र, आहुति वाक्य और कर्मकांडीय निर्देश वर्णित है। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए जब आप कहीं यज्ञ हवन पूजन देखते हैं तो उनमें जो मंत्रोच्चारण किया जाता है, ठीक है, वेदाध्ययन किया मतलब वेदों के जो मंत्र गाए जाते हैं वो वेदों के मंत्र कौन से होते हैं? वही यजुर्वेद में उल्लिखित जो मंत्र है वही मंत्र गाए जाते हैं। आहुति वाक्य होते हैं वही गाए जाते हैं। कर्मकांडीय निर्देश जो होते हैं वो सब कहां से मिलता है? यानी यज्ञों से संबंधित जो कर्मकांडीय निर्देश है वो किस वेद से प्राप्त होता है? यजुर्वेद से प्राप्त होता है, और ये यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, और यह सुक्ति सूक्तों को जो सुक्ति है उनका संग्रह है। ठीक है, जो स्तुति सूक्त होते हैं उनका संग्रह है ऋग्वेद, तो ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है इसको। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट यहां पर देखा जाए ऋग्वेद के दशम मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, और इसमें कहा गया है कि यही प्रसिद्ध पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ठीक है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है 4 वर्णों की? तो ये ऋग्वेद का जो दशम मंडल है, ऋग्वेद के दशम मंडल का जो पुरुष सूक्त है, इसी पुरुष सूक्त से देखा जाए तो 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है, और यह भी आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं छंदों के उपनिषद के बारे में। यहां पर देखा जाए तो 3 स्कंद, यानी कि जो छंदों के उपनिषद है इसके 3 स्कंद बताए गए हैं या 3 भाग बताए गए। स्कंद का मतलब क्या होता है? स्कंद का मतलब भाग होता है, पार्ट होता है। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, आचार्य गृह में रहने वाले ब्रह्मचारी छंदों के उपनिषद में संन्यास आश्रम का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यानी कि यहां पर देखा जाए जो छंदों के उपनिषद है, इसी उपनिषद में देखा जाए तो आपको जो यज्ञ है, ठीक, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप और आचार्य गृह जो है इनका उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचारी का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहां पर जो संन्यास आश्रम यानी कि 4 आश्रम जो है, 4 आश्रमों का, ठीक, 4 आश्रम का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन 4 आश्रमों में देखा जाए तो स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। संन्यास आश्रम का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ये पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से सवाल पूछा था कि यज्ञ, अध्ययन, दान ऑब्लिक तप ऑब्लिक आचार्य गृह में रहने वाले ब्रह्मचारी ऑब्लिक संन्यास आश्रम, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है छंदों के उपनिषद में? तो यहां पर जो संन्यास आश्रम है इसका उल्लेख नहीं मिलता है, बाकी अन्य चीजों का उल्लेख मिलता है छंदों के उपनिषद में। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। यानी कि देखा जाए जो विदेह माधव थे, ठीक, विदेह माधव जो थे, इनसे संबंधित जो उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण, ठीक है, सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था? अग्नि को अपने मुंह में धारण कर लिया था, और अग्नि को मुंह में धारण किया, और उसके बाद देखा जाए इनके पुरोहित थे गौतम राहुगढ़। जैसे ही विदेह माधव ने धौ शब्द कहा, धौ शब्द कहने के जैसे उच्चारण, धौ शब्द का उच्चारण किया, वैसे ही अग्नि इनके मुंह से जमीन पर गिरी और सब कुछ जलाते हुए आगे बढ़ने लगी। एक प्रकार से देखा जाए तो ये सब कुछ पूरा जितना आप उत्तर प्रदेश और आधे बिहार का हिस्सा देखते हैं, ये सब कुछ हरियाणा दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था उसको सब कुछ सफाया करते हुए अग्नि आगे बढ़ने लगी, और आगे बढ़ते बढ़ते ये जाकर सदा नीरा, जिसको आप गंडक नदी के नाम से जानते हैं, गंडक नदी पर जाकर वो समाप्त हुई। और इस तरीके से देखा जाए जो राजा विदेह थे, राजा विदेह माधव जो थे, उनका क्षेत्र बन गया ये पूरा, जितने क्षेत्र तक अग्नि ने जला दिया वो पूरा क्षेत्र उनके कब्जे में आ गया। तो ये वर्णन मिलता है कहां पर? ये वर्णन मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे और वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। ठीक, यहाँ पर जो वैश्वानर अग्नि थी इसको मुख में धारण किया था। चर्चा करें तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, और 3 अन्य वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है।
आगे चर्चा करते हैं जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषाई समानताएं हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से था। जो जिंद अवेस्ता है यहां पर देखा जाए ईरान से संबंधित है, जिंद अवेस्ता ईरान से संबंधित है, और वहीं पर देखा जाए जो ऋग्वेद है इसका संबंध किससे है, आर्यों से है। और समानता भी बताई गई है कि दोनों में भाषाई समानता भी है। चर्चा करें आगे। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवी या सूर्य देवता को समर्पित है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है जिसे विश्वामित्र के द्वारा रचित माना जाता है। यानी कि जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। और ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लिखित है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लिखित है। और किसको समर्पित है, तो आप जानते ही हैं कि सावित्र देवता या फिर जो सूर्यदेव है, सावित्र देवता या फिर सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। ये सवाल आपकी परीक्षा में देखा जाए कई बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, ना सिर्फ यूपी ट्रिपल की पीवाईक्यू में, ये यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू में भी सवाल आ चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। उपनिषद शब्द संस्कृत के उप नी और सद से बना है। उप का अर्थ होता है निकट, नी का अर्थ होता है नीचे, और सद का अर्थ होता है बैठना। यानी कि जो अपने गुरु के समीप नीचे बैठता है, ठीक, अपने गुरु के समीप नीचे बैठकर प्राप्त किया जाए, उसी को उपनिषद कहा गया है वैदिक काल में। ठीक, आगे देखते हैं यहां पर आयुर्वेद की चिकित्सा से गंधर्व वेद, नृत्य संगीत से शिल्प वेद, भवन निर्माण से, और शस्त्र वेद जो शस्त्र शास्त्र वेद है ये युद्ध शैलियों से संबंधित है। और यहां पर देखा जाए ये सवाल आपसे सुमेलित करने के लिए पूछा जा चुका है, सुमेलित करने के लिए पूछा जा चुका है सवाल। आगे देखा जाए ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता जो थे इंद्र है। इनको पुरंदर अर्थात जो किला तोड़ने वाला होता है ना, किले तोड़ने वाले को पुरंदर कहा गया है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यूपी ट्रिपल के पीवाईक्यू पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2017, यूपी पीसीएस का 2018 से देखा जाए तो मेंस जो है वो लिखित हो रहा है, और उसके पहले जो जब ऑप्शन वहां पर टिक करने होते थे तो यूपी पीसीएस 2017 में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, 2017 में यह सवाल पूछा जा चुका है। बात की जाए तो इंद्र आर्यों के युद्ध के नेता के रूप में चित्रित होते हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्यों के सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई थी। ठीक है, आगे चर्चा की जाए तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति, और आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ क्या है, श्रेष्ठ अथवा कुलीन। यह भी सवाल पूछा जा चुका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि सवाल आपसे पूछा गया है पीवाईक्यू में कि आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ और कुलीन होता है। देखा जाए आगे तो गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर को क्या कहा गया है, पंचगव्य कहा गया है। यह सवाल पीवाईक्यू में पूछा गया है कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपको याद रखना है सम्मिलित क्या क्या है, इसके इतर कुछ भी पूछा जाए तो वो सम्मिलित नहीं है। क्या क्या सम्मिलित है, गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इनको पंचगव्य कहा गया है। ठीक है, इनको पंचगव्य कहा गया और इनको पवित्र माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है, तो ये जो महाजनी प्रथा होती थी, ठीक है, महाजनी प्रथा होती है, इसका सबसे पहले उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कहां पर, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और ये शतपथ ब्राह्मण देखा जाए तो एक प्रकार से सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए देखा जाए तो इसमें सूदखोरों को कुसीदिनी कहा गया है। क्या कहा गया है, कुसीदिन कहा गया है। जो सूदखोर होते थे, जो ब्याज पर पैसे देते थे और पैसे वसूलते थे, उनको क्या कहा गया, कुसीदिन कहा गया है। देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। शुक्ल यजुर्वेद जिसे वाजसैनी संहिता भी कहा जाता है तथा याज्ञवल्क्य वाजसैनी से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, जो वाजसैनी संहिता है इसके रचयिता किसको माना जाता है, याज्ञवल्क्य को माना जाता है। और जो वाजसैनी संहिता है इसे शुक्ल यजुर्वेद के रूप में माना जाता है, इसी का हिस्सा है ये। ठीक है, और आप जानते ही हैं, मैंने आपको पहले बताया कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, तैत्रीय है और शतपथ है, जिनमें शतपथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे चर्चा की जाए, वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशिकी हैं, वहीं पर यजुर्वेद के शतपथ, तैत्रीय, मैत्रायणी, काठक और कपस्थल है। जबकि सामवेद के पंचवेश, जैमिनीय आदि इत्यादि देखा जाए तो यहाँ पर जो सामवेद है उनके ब्राह्मण ग्रंथ है, और गोपद ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अब रामायण और महाकाव्य, जो रामायण महाकाव्य तथा महाभारत इससे संबंधित जो है, ठीक है, पॉइंट्स हैं, उन पे चर्चा कर लेते जो आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। देखा जाए तो रामायण में मांडवी कौन थी, ये भरत की पत्नी थी। भरत की पत्नी का क्या नाम था, मांडवी नाम था। जो सीता है भगवान राम की पत्नी थी। उर्मिला जो है ये लक्ष्मण की पत्नी है। और वहीं पर देखा जाए श्रुतकीर्ति ये किसकी पत्नी थी, तो ये शत्रुघ्न की पत्नी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनको तो आप जानते ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इनकी वाइफ का नाम नहीं जानते हैं। तो उनके लिए देखा जाए, आप याद रखिएगा, मांडवी भरत की पत्नी, उर्मिला लक्ष्मण की, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी, और वहीं पर सीता जी को तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। महाभारत से संबंधित एक पॉइंट पूछा गया आपके यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू में। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र में युद्ध, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, ये कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन के प्रति लड़ा गया था। और महत्वपूर्ण यह है कि परीक्षा सवाल पूछा था, युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन में युद्ध खत्म हो गया था। 18 दिन तक युद्ध लड़ा गया था। महाभारत का जो युद्ध है ये 18 दिन लड़ा गया था। चलिए, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में चर्चा की, अब उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आइए देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का इतिहास के मुख्य स्रोत क्या है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। मूल रूप से देखा जाए, जो वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें देखा जाए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब की रचना तथा ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद जो थे, इनकी रचनाएं कब हुई? इनकी रचनाएं उत्तर वैदिक काल में हुई थी। यहां पर देखा जाए तो इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। जो राजसूय यज्ञ होता है, ये राजसूय यज्ञ किया जाता था राजा के राज्याभिषेक के टाइम पर। यहां पर चित्र में आपको दिखाया भी गया है कि राजा का राज्याभिषेक जब हो रहा है तो राजसूय यज्ञ किया जाता था। बात की जाए तो इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा, यानी कि अभी तक जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर। वैदिक काल में क्या था कि वैदिक काल में कोई व्यक्ति है, उसका वर्ण पहले से निर्धारित नहीं होता था, वो जिस प्रकार से कर्म करता था उसको उसी वर्ण का मान लिया जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र होगा। ये व्याख्या वहां से देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गई। ठीक है, यहां पर देखा जाए जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। बात करें आगे तो इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करने लगे। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो लोहे के हथियार थे, 1000 ईसा पूर्व के आसपास में राजा नल के टीले से देखा जाए साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से यहां पर बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल जो था, यहीं से जो लोहा है, लोहे के हथियार, उनका प्रयोग प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आगे चर्चा की जाए। जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में दिशा और उनके जो राजा होते थे उनको क्या कहा जाता था? ठीक है, अब यहां पर दिशा के बारे में देख लेते हैं। उस दिशा को उत्तर वैदिक काल में किस शब्द से कहा जाता था, उल्लेखित किया जाता था? और उस दिशा के जो राजा होते थे, उन राजा के आगे, नाम के आगे जो टाइटल लगाया जाता था वो कौन सा था? यहां पर बात करते हैं, जो पूर्व के दिशा में राज करते थे, तो पूर्व शब्द मतलब जो पूर्व दिशा है उसके लिए प्राची शब्द यूज हुआ है, और पूर्व दिशा में जो राजा राज करते थे उनके नाम के आगे सम्राट लगाया जाता था। उसी प्रकार से पश्चिम के लिए प्रतीच्य शब्द का यूज हुआ है और स्वराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वराट कहा जाता था। उत्तर में देखा जाए तो उद्दीच्य, उत्तर में उद्दीच्य, और इनको क्या कहा जाता था? इनको विराट कहा जाता था। ठीक है, मध्य के लिए राज्य शब्द का उल्लेख हुआ है, और यहां जो राजा राज करते थे उनको देखा जाए राजा कहा जाता था। दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में भोज्य। ठीक है, दक्षिण के लिए उत्तर वैदिक कालीन शब्द का यूज हुआ है भोज्य, और यहां जो राजा राज करते थे उनको भोज कहा जाता था। ठीक है, भोज कहा जाता। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उत्तर वैदिक कालीन जो शब्द है वो भी देख लिया, और राजा के लिए कौन कौन से शब्द यूज होते थे, उनके सब टाइटल क्या होते थे, तो वो भी हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो धार्मिक आंदोलन है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक काल देख लिया, उत्तर वैदिक काल देख लिया, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देख ली। अब यहाँ पर हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध थे। यहाँ पर देखा जाए इनका जो जन्म था ये 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी रुम्बनदेही में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी रुम्बनदेही में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? महामाया, या फिर यहां पर देखा जाए माया देवी या महामाया इनका नाम मिलता है, और कौलीय गणराज्य से संबंधित थी। किससे? कौलीय गणराज्य से संबंधित थे। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण टेबल आपको प्रोवाइड किया गया। ये टेबल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। देखा जाए एक तरफ घटना और उसका प्रतीक बताया गया है, यानी कि जो सिद्धार्थ थे यानी कि भगवान बुद्ध जो थे, उनके गर्भस्थ होना के प्रतीक को क्या माना गया? हाथी को प्रतीक माना गया है। ठीक है, जन्म को किस रूप में दर्शाया गया है? कमल और सांड के रूप में दर्शाया गया है। वहीं पर जो ग्रह त्याग है, ग्रह त्याग, ठीक है, ग्रह त्याग जो है उसको घोड़े के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। ठीक, वहीं पर देखा जाए जो ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति जो हुआ
इसको किस रूप में दर्शाया गया है? इसको पीपल या बोधि वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं पर देखा जाए जो निर्वाण है, निर्वाण, ठीक है, भगवान बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्त हुआ, इसको पदचिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। किस रूप में? पदचिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। और वहीं पर देखा जाए जो महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण, इसको किस रूप में दर्शाया गया है? इसको स्तूप के रूप में दर्शाया गया है। तो पूरी टेबल यहां पर दिखाई भी गई है और दर्शाई भी गई है, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो जाए कि प्रतीक क्या है। प्रतीक को पूरा पूरा यहां पर दर्शा भी दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। यूपी ट्रिपल सी की PYQ आए हैं। बौद्ध गया निरंजन नदी के किनारे अवस्थित है। यही पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। देखा जाए तो ज्ञान बोध गया में मिला, जबकि उसका प्रवर्तन यानी कि जो ज्ञान है उसको सबसे पहले, मतलब ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान रखे थोड़ी ना रहेंगे, ज्ञान देंगे भी किसी को। तो ज्ञान कहां पर दिया सबसे पहले? उसका प्रवर्तन कहां पर हुआ? ऋषिपत्तन या सारनाथ, जिसको मृगदाव के नाम से भी जानते हैं, ये वाराणसी, ठीक है, सारनाथ वाराणसी में सबसे पहले यहां पर देखा जाए जो ज्ञान था उसका प्रवर्तन हुआ था। परीक्षा में पूछ सकता है कि ज्ञान का प्रवर्तन सबसे पहले कहां पर हुआ? अब ज्ञान का प्रवर्तन लोग अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे, टिक करके चले गए, ज्ञान का प्रवर्तन मतलब ज्ञान कहां मिला, बोध गया टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। वहीं पर सही क्या होगा? सारनाथ होगा। ज्ञान का प्रवर्तन सबसे पहले कहां पर हुआ? सारनाथ में हुआ था। आगे चर्चा करें त्रिपिटक के बारे में। यहां पर देखा जाए त्रिपिटक है, यह बौद्ध ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके 3 भाग होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। यहां पर देखा जाए इनको त्रिपिटक कहा गया है। बात की जाए, महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर मूर्ति पूजा प्रारंभ की थी। यानी कि जो बुद्ध की मूर्ति पूजा है ये किसके द्वारा? यहां पर देखा जाए जो महायानी थे, महायानी जो बौद्ध धर्म है मुख्य रूप से 2 अंगों में विभाजित हो गया। एक यहां पर देखा जाए हीनयान, ठीक, हीनयान, और दूसरा था महायान। हीनयान कौन थे? हीनयान वो थे जो बौद्ध धर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। यानी कि टाइम पीरियड के साथ में समय जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा है तो चीजें बदलती है ना, कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ऐसी चीजें आप हमेशा सुनते आते हैं। तो परिवर्तन वो नहीं चाहते थे, जो चाहते थे जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलने दो। वो यही पुराना डर और रूढ़िवादी चीजें जो चलती आ रही हैं, समय के अनुसार उनको बदलना नहीं चाहिए, उसी प्रकार से चलते रहने दो। तो इसको क्या कहा गया? इन लोगों को क्या कहा गया? इनको हीनयान कहा गया। लेकिन जो लोग समय के साथ परिवर्तित होते रहे, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इस नियम को फॉलो करते रहे, उनको क्या कहा गया? उनको महायान कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए जो महायानी थे, महायानियों ने ही सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर मूर्ति पूजा प्रारंभ की थी। ठीक है, यानी कि बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा जो थी, मूर्ति पूजा सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ की गई? परीक्षा में 4 ऑप्शन दे देगा, स्थाविर, महासांघिक, या फिर हीनयानी, या फिर महायानी। तो आपको याद रखना है महायानी के द्वारा। आगे चर्चा की जाए, प्रथम बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा राजगृह में अजातशत्रु के समय में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के समय में हुई थी। ठीक, तो ये पॉइंट पूछा जा चुका है, इसके बारे में आगे हम चर्चा भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि नागार्जुन शून्यवाद या फिर माध्यमिका के प्रवर्तक थे। जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, जबकि बिंबसार के राज चिकित्सक थे। यानी कि जो जीवक थे ये बिंबसार के राज चिकित्सक थे, जबकि जो बुद्ध है उनके निजी चिकित्सक थे। चलिए परीक्षा में पूछे कि बुद्ध के निजी सचिव कौन थे, निजी चिकित्सक कौन थे। ठीक, जो पर्सनल डॉक्टर होते हैं ना, पर्सनल डॉक्टर, आज कि हमारे फैमिली डॉक्टर है, हमारे पर्सनल डॉक्टर है, तो उस टाइम पर देखा जाए उनके फैमिली, बुद्ध के फैमिली डॉक्टर कौन थे? जीवक थे। चलिए आगे देखते हैं। त्रिरश्मि, त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र के नासिक के निकट अवस्थित है। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उसी क्षेत्र में 3 और गुफाएं मिली थी। तो याद रखना है आपको त्रिरश्मि, ये पॉइंट पूछा गया था जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें 2021 का जो एग्जाम होता ना, उसमें ये सवाल करंट अफेयर का पॉइंट था, पूछ लिया गया था आपसे। तो आपको याद रखना है त्रिरश्मि कहां पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इसे क्या कहा गया? इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में महानिर्वाण प्राप्त किया था। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का मुख्य संग्रह है। यानी कि जो सुत्त पिटक है वो क्या है? वो बुद्ध के उपदेशों और प्रवचनों का। और यहां पर देखा जाए त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक के बारे में मैंने आपको बताया है, 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक यहां पर सम्मिलित है। जो सुत्त पिटक होता है ये तो उपदेशों का संग्रह है, जबकि यहां पर देखा जाए जो विनय पिटक है, जबकि यहां पर देखा जाए जो विनय पिटक है ये क्या है? ये बुद्ध के संघ के जो नियम है ना, नियम
और आचार, नियम और आचार्य जो है कि किस प्रकार से देखा जाए आचरण करना है, ये सब विनय पिटक में दिया गया है। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं प्रथम बौद्ध संगति के बारे में। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह या राजगृह में, जिसको वर्तमान बिहार में जो अवस्थित है, वहीं पर आयोजित की गई थी। आगे चर्चा की जाए महापरिनिर्वाण मंदिर और उसके समीप निर्वाण स्तूप कुशीनगर में स्थित है। मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा 1876-77 में उत्खनन में मिली थी, यानी कि यहां पर देखा जाए 76-77 में उत्खनन किया गया था और वहां पर बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, और वहीं पर देखा जाए जो महापरिनिर्वाण मंदिर है उसको आज बनाया गया है। ठीक, और ये सारे पॉइंट जितने हैं महत्वपूर्ण तथ्य, ये सब PYQ वाले तथ्य हैं कि इसी प्रकार से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक, अब बौद्ध संगतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? मैंने बताया कि बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहां पर? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे। ठीक है, अजातशत्रु शासक थे। और ये सवाल अभी यूपीपीसीएस 2025 हुआ था ना, यूपीपीसीएस 2025, उसके PYQ में भी ये सवाल पूछे गए हैं। चर्चा की जाए तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ? वैशाली में हुआ। अध्यक्ष कौन? सबुकामी। और शासक कौन था उस टाइम पर? तो कालाशोक शासक था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? तो 247 ईसा पूर्व में हुई। कहां पर? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस्य था। और यहां पर देखा जाए किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में चर्चा करें तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष वसुमित्र था, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और शासक कौन था? तो कनिष्क के राज दरबार में देखा जाए इसका आयोजन किया गया था। ये चारों बौद्ध संगतियां आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। ठीक, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से? जिन शब्द से बना हुआ था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजेता। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जो थे, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी, यहां पर देखा जाए जो तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी, वो भगवान कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं। ठीक है, अरिष्टनेमी जो है ये कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इनका नाम क्या था? इनका नाम था पार्श्वनाथ। आगे चर्चा की जाए, वर्धमान महावीर को भगवान महावीर भी कहा जाता है। वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, यानी कि जो महावीर है ये जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अहिंसा परमो धर्मा, ये जो वाक्य है, उक्ति है, ये जैन धर्म से ही संबंधित है। अहिंसा परमो धर्मा, ये जैन धर्म से संबंधित है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए पार्श्वनाथ की प्रतिमा के ऊपर सर्प फड़ छत्र मिलता है, इसीलिए उनसे जुड़ा प्रतीक क्या है? सांप है। ठीक है, जो पार्श्वनाथ है उनके जो प्रतिमा प्राप्त होती है वहां पर सर्प फड़ छत्र इस प्रकार से मिलता है, और इसीलिए जिनका प्रतीक चिन्ह माना गया है वो क्या माना गया? सांप को माना गया है। अहिंसा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। अहिंसा जो है ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, और इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि अहिंसा परमो धर्मा ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ऋषभनाथ आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, जबकि जो महावीर है इनको अंतिम या 24वां तीर्थंकर माना जाता है। ये सवाल आपके PYQ में पूछा जा चुका है डायरेक्टली। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म कहां पर हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म जो था ये वाराणसी में हुआ था, और इनके पिता कौन थे? राजा अश्वसेन थे, और इनकी माता का नाम वामा था। ठीक, ये सवाल पूछा जा चुका है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहां पर हुआ था और इनके पिता कौन थे? तो राजा अश्वसेन जो थे उनके पिता थे पार्श्वनाथ के, और ये यहां पर देखा जाए इनका जन्म कहां पर हुआ था? ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। आगे चर्चा की जाए, महावीर स्वामी लगभग 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंबिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया था। कैवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे और इन्होंने साल वृक्ष के नीचे। वृक्ष का ये जरूर याद रखिएगा, किस वृक्ष के नीचे? कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे महावीर जैन, और जो बोधि वृक्ष या फिर आप पीपल का वृक्ष कह सकते हैं। ठीक, पीपल वृक्ष बुद्ध। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना कि साल का वृक्ष जो है वो किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से संबंधित है, जबकि जो पीपल का वृक्ष है वो संबंधित है बुद्ध से। चर्चा की जाए तो जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये पॉइंट पूछा जा चुका है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का संबंध किससे है? तो ये संबंध है जैन धर्म से। ठीक है, और जैन धर्म में मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य क्या माना गया है?
मोक्ष या निर्वाण माना गया है। और कैवल्य का अर्थ क्या है? कैवल्य का अर्थ पूर्ण ज्ञान या फिर सर्वज्ञात है, यानी कि देखा जाए जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि हमको मोक्ष ही आखिरी में प्राप्त करना है, हमारा परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है, उसी को देखा जाए कैवल्य कहा गया है। और ये कैवल्य किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को। चर्चा की जाए तो महावीर ने 527 ईसा पूर्व से लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया। और 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां से मिलता है? आपको याद रखना होगा कि 16 महाजनपद जो है ये जैन धर्म से संबंधित भगवती सूत्र से मिलता है। और अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, यहां से भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। एक अलग से पॉइंट है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? 16 महाजनपद जो है इनका उल्लेख भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से एक अतिरिक्त तथ्य यह भी जान लीजिए कि जो अशोक थे, अशोक को अशोक के अभिलेखों में क्या कहा गया है? देवनाम पियदस्सी। ठीक है, देवनाम पियदस्सी कहा गया है। पियदस्सी किसके लिए उपयुक्त हुआ है शब्द? तो पियदस्सी शब्द जो है ये सम्राट अशोक के लिए यूज किया गया है। ठीक है, अब कुछ दर्शन देख लेते हैं जहां से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन, इसके जो संस्थापक थे कपिल को माना गया है। न्याय दर्शन का संस्थापक किसको माना गया है? गौतम अक्षपाद को माना गया है। योग दर्शन का संस्थापक पतंजलि को माना गया है। वैशेषिक दर्शन का जो संस्थापक है कणाद या उलूक को माना गया है। पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी को माना गया है। उत्तर मीमांसा के संस्थापक बादरायण को माना गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में आपसे सवाल यहां से परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं बार बार। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहां तक चर्चा की जो सरदर्शन के संस्थापक है। शुरुआत कहां से की थी? इतिहास को जानने से स्टार्ट किया था। प्रागैतिहासिक काल देखा, उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल देखा, ऐतिहासिक काल देखा, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा की, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में चर्चा की। अब अगले क्लास में देखा जाए तो हम लोग 16 महाजनपदों से चर्चा करेंगे और 16 महाजनपद के आगे जो अशोक है, चंद्रगुप्त है, उन सब के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि अगले 4 से 5 क्लास में या फिर मैक्सिमम 7 क्लास में जो हमारा इतिहास के महत्वपूर्ण पोर्शन है जहां से बार बार सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो फोकस एरिया है, हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि जो फोकस एरिया, इतिहास ऐसा विषय है ना कि मैं लेक्चर लेना स्टार्ट करूं तो लगभग 100 लेक्चर लग जाएंगे पूरा कंप्लीट करने में इतिहास को। लेकिन चूंकि हमारा दायरा, हमको पता है कि हमारा दायरा कितना है, किस प्रकार के सवाल वहां से पूछे जा रहे हैं यूपीटीएससी में और किस प्रकार के सवाल आपके लोअर पीसीएस में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं दायरे में सीमित रहते हुए जो हमारी फोकस्ड तैयारी है उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डेली अनावरत रूप से आपकी क्लासेस लेंगे। ये इतिहास की क्लास है, आपकी साइंस की भी क्लास चलेगी, आपकी ज्योग्राफी की भी क्लास चलेगी, तो लगातार आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। क्लासेस के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें और ये क्लासेस आप एनसीटी कोर्स के अंतर्गत आपको मिल रही हैं। इस क्लासेस को आप देखिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों के बारे में, अपने इस क्लास के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।